हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हमारे पास एमएससी मैथ है जिसके अंदर पेपर चल रहा है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन और टॉपिक चल रहा है इसके अंदर टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से। और इसके अंदर अभी तक हम इसके अंदर 6 लेक्चर से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल डिफरेंशियल से इक्वेशंस का सिलेबस था कि हमारे पास फॉर्म्स एंड सॉल्यूशंस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ज्योमेट्रिकली मीनिंग इक्वेशंस कंटेनिंग 3 एंड 4 वेरिएबल टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री। और हमने बताया था ये इसके अंदर टाइप चल रही हैं। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस का मतलब हमारे पास p इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई प्लस आर इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0 होता है, जहां p क्यू आर हमारे पास फंक्शंस ऑफ x y z और कांस्टेंट होते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास इस रूप में पूछा जाएगा और इनके मेथड को सोल्व करने के हमारे पास 7 टाइप्स हैं, जिसके अंदर हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पढ़ चुके, मेथड फॉर होमोजेनियस इक्वेशन, मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन और जनरल मेथड यहां तक हम कंप्लीट कर चुके। एग्जाम हॉल में आपको एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप है ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, या यूं कहूं पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होगा, तो आगे की टाइप्स हैं ये भी अच्छी हैं, इसके अंदर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आप हेडिंग डालिए हमारे पास ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। हेडिंग डालिएगा आप ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। तो हम इसकी ज्योमेट्रिकली मीनिंग देखें इसका, इससे पहले हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करवाता हूं ताकि मैं इसके ज्योमेट्रिकली मीनिंग को आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमें करना है, ध्यान देना, ये टॉपिक हम करेंगे ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन या ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। बट इस क्वेश्चंस को करें, हम इस टॉपिक को पढ़ें उससे पहले हम इसका एक क्वेश्चंस करते हैं या एक दो क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम अच्छे से इसके मतलब को समझ पाएं, या यूं कहें मैं आपको अच्छे से इसे समझा सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके अंदर क्वेश्चंस लिखिए, टाइप लगा के छोड़ लीजिएगा। टाइप 5 ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर आप हेडिंग डालिए, सॉरी क्वेश्चंस लिखिएगा ये वाला। तो क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, फाइंड द सिस्टम ऑफ कर्व। क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, फाइंड द सिस्टम ऑफ कर्व सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन से x dx प्लस y dy प्लस c रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0 विच लाई ऑन द सरफेस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिएगा सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चंस को देखिएगा और पहचानिएगा, क्या आप इसे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से कर सकते हैं, क्या ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है, क्या हम इसको ऑक्सिलरी टाइप में कर सकते हैं, या फिर ये हमारे पास जनरल मेथड है। तो हम देखेंगे कि ऐसा हमारे पास किसी भी क्वेश्चंस में नहीं है, क्योंकि ये लाइन दे रखी है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए उसके अंदर केवल और केवल हमें एक ही इक्वेशंस मिली है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0 के रूप में। यस, अभी तक हमें जो इक्वेशंस मिली है या जो इतने भी आपने एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज 6.1 6.2 6.3 एंड 6.4 पढ़ चुके हैं जेपीएच की बुक के अकॉर्डिंग। अब तक हमें सारे क्वेश्चन पीडीएक्स प्लस क्यूडीवाई प्लस आरडीजेड बराबर 0 के रूप में मिले हैं। बट इस क्वेश्चंस को आप देखते ही पहचान जाओगे कि हमारे पास ज्योमेट्रिकली मीनिंग का होगा, क्योंकि इसके अंदर हमें एक सरफेस और दी हुई है। तो ये हो गई हमारे पास सबसे पहली बात कि हम अपने क्वेश्चंस को कैसे पहचानेंगे, है ना भाई। ये हो गई हमारे पास पहली बात कि हम अपने क्वेश्चंस को कैसे पहचानेंगे कि हमें कौन से वाले मेथड से करना है। तो इसके अंदर पीडीएक्स प्लस क्यू डीवाई प्लस आरडीजेड के अलावा हमें एक और सरफेस दी हुई है, तो हम इससे आसानी से पहचाने जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसका सॉल्यूशन करना है, और देखो सॉल्यूशंस में क्या पूछा है ये भी ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द सिस्टम ऑफ कर्व, हमें सिस्टम ऑफ कर्व निकालना है, सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे
और इस सरफेस के अंदर लाई करे। हमें वो सिस्टम ऑफ कर्व निकालना है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और इस सरफेस के अंदर लाई करे या इससे पास आउट होके निकले। तो सबसे पहले हमें, आपने देखा अभी तक हम 4 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, हमें देखना है कि दिया गया इक्वेशन हमारे पास इंटीग्रेबल है या इंटीग्रेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखो। तो सॉल्यूशंस की शुरुआत कहां से करनी है? हर बार की तरह इट इज गिवन दैट, है ना भाई, हर क्वेश्चन की तरह हम शुरुआत करेंगे। हमारे पास इट इज गिवन दैट, क्या दिया हुआ हमें? x dx प्लस y dy। क्या दिया हुआ हमें? x dx प्लस y dy प्लस c रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अपॉन ए स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इनटू में dz, और इनटू में dz इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। हम इसे क्या मानेंगे? इक्वेशंस नंबर 1। इसे हम क्या मानेंगे भाई? इक्वेशंस नंबर 1। यहां हमारे पास क्या है? p इंटू dx। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास यहां हियर p इंटू dx मतलब ये आ गया, q इंटू dy मतलब ये आ गया, r इंटू dz मतलब हमारे पास ये आ गया पूरा, ठीक है। r इंटू dz मतलब हमारे पास ये आ गया c रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास p इंटू एक्स, q इंटू वाई, r इंटू जेड इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप लिखोगे हियर p इज इक्वल टू x है, q इज इक्वल टू y है, r इज इक्वल टू हमारे पास ये है। अब हमें सबसे पहले क्या करनी है? इक्वेशंस ऑफ इंटीग्रेबल वाली कंडीशन से चेक करनी है। तो हम लिखेंगे कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबल, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबल आप खूब अच्छे से जानते हैं क्या होती है हमारे पास कंडीशन से ऑफ इंटीग्रेबल या इंटीग्रेबिलिटी क्या होती है भाई? ये हमारे पास कंडीशन से अब तक मैं कई बार बता चुका हूं कि p इंटू डी एक्स, क्यू इंटू डी वाई, आर इंटू डी जेड के रूप में अगर हमें दे दे तो आपको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना भाई? p क्यू आर डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड, और p क्यू आर अगर ये 0 सेटिस्फाई हो जाता है तब तो ये कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबिलिटी है, अदरवाइज नहीं। ये इसका दूसरा तरीका क्या है? आप ऐसे लिखोगे p और ये आ जाएगा इसके साथ डेल आर बाई डेल वाई और ये डेल क्यू बाई डेल जेड, प्लस का ये आ जाएगा क्यू और डेल जेड डेल पी बाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल एक्स, प्लस का आ जाएगा हमारे पास आर डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी होती है। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, तो मैंने ये तरीका आपको बता रखा है कि P से स्टार्ट कर देना, P Q R, है ना भाई। ये हमारे पास हम तरीका स्टार्ट कर देंगे डेल बाई डेल वाई R माइनस डेल क्यू बाई डेल जेड। तो P Q R इस प्रकार से स्टार्टिंग हो जाएगा। सबसे पहले P का लेंगे और ये हमारे पास डेल R बाई डेल वाई माइनस डेल क्यू बाई डेल जेड हो जाएगा, डेल क्यू बाई डेल जेड हो जाएगा। फिर यहां माइनस लगता है, इसका उल्टा ले लो, डेल जेड बाई डेल पी माइनस डेल आर बाई डेल एक्स। फिर आर का ले लो, डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई, ठीक है। या फिर आप पूरे के अंदर माइनस साइन कॉमन ले सकते हो। देखो इसके अंदर आप पूरे के अंदर माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये हमारे पास इस प्रकार से बन जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो डेल क्यू बाई डेल जेड माइनस का डेल आर बाई डेल वाई। यहां भी हम माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो डेल आर बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल जेड बन जाएगा। और यहां हमारे पास माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो डेल पी बाई डेल वाई माइनस डेल क्यू बाई डेल एक्स बन जाएगा, और राइट साइड में माइनस 0 में चला जाएगा। ऐसा क्यों किया हमने? तो ये मैं आपको बता दिया कि शॉर्टकट याद रखने के हिसाब से हम इसको ऐसे ही याद करते हैं, है ना भाई। शॉर्टकट याद करने के हिसाब से हम इसको ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी मैंने आपको बता रखा, आप ऐसे ही स्टार्ट करोगे P और यहां लिखोगे Q और R।
यहां लिखोगे P Q और R, ये ऐसे आ जाएगा। देखो P Q R, फिर Q से स्टार्ट हो जाओ तो Q के बाद में क्या आ जाएगा R और P, Q के बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा R और P, फिर हमारे पास R से स्टार्ट हो जाओ, R के बाद क्या आ जाएगा P और Q, R के बाद क्या आ जाएगा P और Q। ये हमारे पास क्या होता है कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी होती है ना भाई। ये हमारे पास क्या होती है कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी होती है, याद रखने का ये हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है। देखो P Q R, फिर Q R P, फिर R P Q। अब यहां से स्टार्ट हो जाओ अक्ष से, अक्ष Y Z, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल एक्स, ये आ जाएगा डेल वाई, ये आ जाएगा डेल जेड, फिर अक्ष से ये डेल एक्स, ये डेल वाई, और ये हमारे पास है डेल जेड, डेल एक्स, ये डेल वाई और ये डेल जेड। इसके लिए हमने क्या किया था माइनस साइन कॉमन ले लिया ताकि आप इसको अच्छे से याद रख सको। तो ये होती है हमारे पास कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। आगे आगे हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। तो लिखो यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के P Q R यहां ले लो। देखो भाई P क्या था हमारे पास अक्ष, Q क्या था हमारे पास y, R क्या था हमारे पास रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो केवल और केवल आपको लिखना है पुटिंग वैल्यू 1 की वजह से लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर वी गेट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर वी गेट। रखो भाई पी क्यू आर की वैल्यू, P हमारे पास क्या आ जाएगा अक्ष, और ये मैं ऐसे कर लेता हूं डेल बाई डेल जेड। ध्यान से देखो डेल बाई डेल जेड, क्यों की वैल्यू क्या है y, माइनस डेल बाई डेल वाई, माइनस डेल बाई डेल वाई, r की वैल्यू क्या है ये c, और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई इसकी वैल्यू अक्स डेल क्यू बाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल जेड, प्लस क्यों लो, क्यों की जगह क्या आ जाएगा y, डेल बाई डेल एक्स, क्यों की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा y, फिर ये आ जाएगा हमारे पास डेल बाई डेल एक्स, आर की वैल्यू लो, आर की वैल्यू फिर से हमारे पास क्या है ये सेम वैल्यू, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है ये ले लो, माइनस डेल पी बाई डेल जेड, पी की वैल्यू क्या है भाई अक्स है, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी क्यों, प्लस आ जाओ आर के अंदर, प्लस आ जाओ हमारे पास आर के अंदर, आर क्या है हमारे पास ये सेम, आर क्या है भाई हमारे पास ये सेम, ये हो गया हमारे पास आर पी क्यू आर, और डेल वाई डेल पी बाई डेल वाई, पी का मतलब क्या है अक्स है, माइनस डेल क्यू बाई डेल वाई, क्यू का मतलब क्या है वाई है, इज इक्वल टू में क्या है 0 सेटिस्फाई होता है तो हम बोल देंगे इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी है, और सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम बोल देंगे ये इंटीग्रेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो यहां से देखेगा ये 0 इसका y के रिस्पेक्ट में होगा, इसका हमारे पास x के रिस्पेक्ट में होगा ये 0, यहां से ये 0 और ये 0। देखो ध्यान से देखो नेक्स्ट स्टेप्स में हमारे पास क्या आ जाएगा ये अक्स, और देखो मैं इसको ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस रूट का आपको पता ही है क्या होता है c कांस्टेंट है बाहर ले लो, देखो c कांस्टेंट है बाहर ले लो, ये हो जाएगा 1/2 रूट, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इनटू में y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 0, ये हो जाएगा माइनस का 2y अपॉन बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2y अपॉन बी स्क्वायर, प्लस ऐसे ही इसका आ जाओ y का, तो ये सेम आ जाएगा c तो बाहर, ये सेम आ जाएगा c तो बाहर, और ये लो ऐसा का ऐसा ये आ जाएगा। यहां हम करेंगे हमारे पास थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूं, तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू रखने के बाद ये रिजल्ट इस प्रकार से आ गया भाई।
एक्स वाई जेड की वैल्यू रखने के बाद ये रिजल्ट हमारे पास, मतलब ये चेक करना है कि ये हमारे पास 0 जा रहा है या 0 नहीं जा रहा। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स, और ये हमारे पास सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ जाएगी y इंटू, देखो ये आ जाएगी y इंटू सी, कॉन्स्टेंट बाहर छोड़ दो, अक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये माइनस का 2x आ जाएगा इधर। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2x, देखेगा माइनस डेल एक्स बाई डेल जेड 0 होता है, प्लस ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं भाई, क्योंकि x का करेंगे ये 0 और ये 0, 0 इंटू 0, और ये क्या होगी इक्वल में 0 हो गई। ये टर्म हमारे पास क्या हो गई भाई, 0 हो गई है। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्टेप्स में सोल्व करेंगे तो देखना माइनस माइनस प्लस, ये एक्स से मल्टीप्लाई y, और ये माइनस का साइन y इंटू एक्स, यानी 0 बराबर 0। यानी नेक्स्ट स्टेप्स में आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 बराबर 0। तो हम क्या बोलेंगे, आई ई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1, आई ई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज satisfied the conditions of integrable, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबल। ठीक है भाई, तो पहला हमारे पास यही काम है कि ज्योमेट्रिकली मीनिंग वाला क्वेश्चन आए, ध्यान देना, पहला हमारे पास यही काम है कि जैसे ही हमारे पास ज्योमेट्रिकल डिफरेंशिएशन मीनिंग का क्वेश्चन आता है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, तो हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, इक्वेशंस ऑफ इंटीग्रेबल चेक करेंगे, है तो बोल देंगे यस, नहीं है तो बोल देंगे ये नहीं है। ठीक है, अभी हम इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग बताएंगे, बट इससे पहले मैं एक बार क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं ताकि मैं इसको अच्छे से समझा सकूं। तो क्वेश्चन था हमारे पास, फाइंड द सिस्टम ऑफ कर्व सैटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन से, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद ऑन द सरफेस देख के हम पता लगा पाए कि इस वाले क्वेश्चंस को हमें ज्योमेट्रिकली मीनिंग द्वारा करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है इट इज गिवन दैट P, इस गिवन इक्वेशन को लिख लिया, यहां हमने P निकाल लिया, Q निकाल लिया और R निकाल लिया। अब हम कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी जानते हैं कि P Q R, Q R P, R P अक्स, और उधर से उल्टा डेल F डेल Y डेल Z, डेल F डेल Y डेल Z के रूप में लिखेंगे। यहां हमने P Q R की वैल्यू रखी, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि Z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो Z के अलावा बाकी सारे कांस्टेंट एक्स वाई वाले कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आई। यहां लास्ट में सोल्व करोगे तो देखो ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन प्लस, और ये अक्स और ये वाई, और यहां ये सेम हो जाएगा हमारे पास अक्स और वाई। देखो यहां हमारे पास ए स्क्वायर बचेगा भाई, ध्यान से देखो, इसका करेंगे हमारे पास वाई के रिस्पेक्ट में तो ये बी स्क्वायर बचा, फिर हम यहाँ अक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारे पास ए स्क्वायर बचेगा भाई, बी स्क्वायर नहीं बचेगा भाई, ये हमारे पास ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, गलती कर दी थी, शायद आप अच्छे से डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर बचेगा। तो नीचे से तो ये सेम है 2x वाई 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 0 नहीं होगा भाई, ये हमारे पास 0 नहीं होगा, ध्यान देना। इज इक्वल टू, ये हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा भाई, सॉरी मैंने जल्दी में यहां कर दिया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y वाला तो 0 हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इसका माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर होगा। तो ये माइनस माइनस प्लस कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा c अपॉन रूट के अंदर c एक्स वाई, देखो कॉमन आ जाएगा हमारे पास c एक्स वाई, ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा भाई। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा सी एक्स वाई, सी एक्स वाई ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये सी, ये एक्स, ये वाई, ये बचेगा 1 अपॉन बी स्क्वायर, और यहां माइनस का साइन 2 से 2 कैंसिल, एक्स वाई सी कॉमन आ गया, माइनस का ए स्क्वायर, तो ये बचेगा हमारे पास 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बचेगा,
और ध्यान से देखो, ये वैल्यू हमारे पास 0 नहीं बची। इस साइड में हमारे पास क्या बचना चाहिए था, 0 बचना चाहिए था, जो 0 नहीं बची। तो हमको बोल देंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज नॉट सेटिस्फाइड द कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। ठीक है भाई, इक्वेशन 1 इज हियर गिवन इक्वेशन 1 सीधा लिख दो, चलो हियर गिवन इक्वेशन 1 इज नॉट इंटीग्रेबल। हियर गिवन इक्वेशंस इज नॉट इंटीग्रेबल। ठीक है भाई, अब ये हमारे पास इंटीग्रेबल नहीं है, अब ये हमारे पास इंटीग्रेबल नहीं है। तो दिए गए क्वेश्चंस में सबसे पहले हमने निकाला कि दिया गया क्वेश्चंस हमारे पास इंटीग्रेबल नहीं है। इंटीग्रेबल नहीं है तो हम ज्योमेट्रिकली मीनिंग कैसे निकालेंगे, देखिएगा इससे। तो हम लिखेंगे अगेन हियर, अब वापिस से इक्वेशन 1 लिखो। अगेन हियर इक्वेशन 1 हमें क्या दे रखी है भाई, x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस सी। x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस का सी, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इंटू में dz इज इक्वल टू 0, इंटू में dz इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे हियर अगेन हियर, ये हमें इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है, इसको मैं वापस लिख लेता हूं इक्वेशन 1। एंड ऑल्सो गिवन, एक सरफेस दे रखी है, एंड ऑल्सो गिवन हमें एक सरफेस दे रखी है। और सरफेस हमें कैसे दे रखी है भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमें सरफेस दे रखी है। देखो क्वेश्चन को देखो, फाइंड द सिस्टम ऑफ कर्व, हमें एक सिस्टम ऑफ कर्व निकालना है जो सेटिस्फाई करे इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को। कौन सी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को, x dx प्लस y dy प्लस c, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू dz इज इक्वल टू 0 विच लाई ऑन द सरफेस। ये सरफेस गिवन है x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास इंटीग्रेबल नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इसके बाद मैं आपको ज्योमेट्रिकली मीनिंग बताऊंगा, तो ये क्वेश्चंस फिर से समझ में आ जाएगा और इस क्वेश्चंस की वजह से हमें इनका ज्योमेट्रिकली मीनिंग है वो समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 दे रखी है, ये हमें इक्वेशन से 2 दे रखी है। अब देखो हमारे पास इस इक्वेशन 2 से देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को ले जाऊं और ये वैल्यू इधर रख दूं, तो देखना ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 2, ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या मैं इक्वेशन 2 को ऐसे लिख सकता हूं कि जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर ले जाता हूं मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या हमारे पास दोनों पक्षों में रूट ले लो, तो ये हमारे पास 1 माइनस लेफ्ट राइट को मैं पहले लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, जेड अपॉन सी। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 क्या कहती है, x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस का c इंटू, या देखो ये c भी इधर ले चलो, या देखो इक्वेशन 1 क्या कहती है, x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस c इंटू, और इसकी वैल्यू रख दो, इंटू में dz लगा दो, तो ये रख दो c और इसकी वैल्यू रख दो, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड अपॉन सी, और इंटू में लगा दो आप dz इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंडीशंस डायरेक्ट तभी करना है जब हमारे पास दिया गया क्वेश्चन से नॉट इंटीग्रेबल हो। यस, ये हमें तभी करना है जब हमारे पास कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाई नहीं हो। अब सी से सी इसका कैंसिल कर दो,
अब हमारे पास इसका सी से सी आप कैंसिल कर दो, ठीक है। अब आप इसका सी से सी कैंसिल कर दो और इंटीग्रेशन कर दो, तो मैं बोलूंगा इंटीग्रेटिंग इट, ठीक है। अब मैं इसका कर देता हूं इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, अक्स इंटू डी एक्स, साथ साथ ही लगा दो y इंटू डी वाई, सी से सी कैंसिल से z इंटू डी जेड इज इक्वल टू और जीरो, सीधा लिख दो जीरो। अब इनका कोई कांस्टेंट आएगा तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई का वाई स्क्वायर बाई टू प्लस का जेड का जेड स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू कांस्टेंट, या टू को भी इधर भेज दो, टू को भी इधर भेज दो, तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस कांस्टेंट को टू के को मान लो आप कोई भी एक नया कांस्टेंट, और यही हमें आंसर्स में चाहिए था, यही हमें आंसर्स में चाहिए था। विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, यस विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड सिस्टम ऑफ ए कर्व, सिस्टम ऑफ ए कर्व, जो हमें सिस्टम्स ऑफ कर्व चाहिए था वो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस है, वो आ गया है, वो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस है, वो आ गया है। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस बड़ा ही सिंपल होगा अगर हम इसको नॉट इंटीग्रेबल में लेके आते हैं तो यहां से दिया गया क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेबल नहीं था, इसकी कंडीशन हम पिछले वाले काफी सारे लेक्चर्स में पढ़ चुके, तो हमें यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि दी गई सरफेस है, इसके अंदर रखते ही हमारे पास इजी सा इंटीग्रेशन बन जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन की पहचान करनी है, तो क्वेश्चंस क्या होगा, फाइंड द सिस्टम्स ऑफ कर्व सैटिस्फाइंग द इक्वेशन, मतलब pdx प्लस qdy प्लस rdz बराबर जीरो के अलावा कोई और सरफेस दे दे या कोई लाइन दे देगा, इक्वेशंस ऑफ लाइन, भैया सरफेस आ गई 2D के अंदर है या हमारे पास कोई लाइन आ जाएगी, तो हमारे पास ये ज्योमेट्रिकली मीनिंग वाले क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको चेक करना है कि इसकी कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी है तो कैसे करेंगे, नहीं है तो कैसे करेंगे, यही हमें इस एक्सरसाइज में निकालनी है। तो यहां हमारे पास कंडीशन ऑफ इंटीग्रेटर नहीं था तो गिवन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के अंदर हमने इस प्रकार से एडजस्ट किया कि आसानी से हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया और ये हमारा आंसर से आ गया, आसानी से हमने इसका क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जो हमें सिस्टम्स ऑफ सरफेस से चाहिए था, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखो, फिर मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग बताता हूं, फिर मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग बताता हूं। तो देखो क्वेश्चंस देखो फिर से पढ़िएगा आप। क्वेश्चन कहता है फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन ऑफ एक्स जेड, फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन से ऑन द प्लेन ऑफ एक्स जेड ऑफ कर्व which lie on the paraboloid 3z is equal to x square plus y square and satisfy the equation से 2z is equal to x plus z into dx plus y dy, y dy। तो आप क्वेश्चंस पढ़िए और मेरे को बताइए क्या आप पहचान गए ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहने वाला है, ये एक्सरसाइज छोड़ो कौन सी टाइप से हम इसे एग्जाम हॉल में करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से या मेथड ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन या मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन है या जनरल मेथड, ये तो अपने आप पे आउट हो गए, चार मेथड तो तुरंत बाहर निकल गए। क्यों? क्योंकि pdx प्लस qdy प्लस rdz के अलावा हमें एक और सरफेस दे रखी है जो पैराबोलॉइड के रूप में दे रखी है 3z इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हमारे माइंड में तुरंत आ जाएगा कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग वाले टाइप से हमें इसको करना है। तो चलो सबसे पहले तो हम इसको पहचाने कि हमारे पास ज्योमेट्रिकली मीनिंग वाले टाइप से करना है, तो हम इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आपको ऐसे ही शुरुआत करनी है कि इट इज गिवन दैट, ऐसा हमें दिया हुआ है, यस इट इज गिवन दैट, ऐसा हमें दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बताइए इन दोनों के अंदर से
यस, अब आप बताइए इन दोनों के अंदर से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, इट इज गिवन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर इंटू डी जेड के रूप में होती है। तो ये वाली लिखोगे या ये वाली लिखोगे, तो देखो ये तो हमारे पास एक सरफेस है पैराबोलॉइड टाइप में 3z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। दरअसल हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये है डी जेड डी एक्स और डी वाई के रूप में। तो लिखिए कैसे दे रखी है, 2 इंटू डी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड और इंटू डी एक्स प्लस वाई डी वाई, या आप इसे अच्छे से लिखो p इंटू डी एक्स के रूप में, p इंटू डी एक्स के रूप में, तो ये हमारे पास हो जाएगा p इंटू डी एक्स के रूप में प्लस q इंटू डी वाई के रूप में प्लस q इंटू डी वाई के रूप में प्लस ये इसको इधर ले चलो r इंटू डी जेड के रूप में, r इंटू डी जेड के रूप में। इसे मैं मानूंगा मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास क्या आ गई भाई, इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे हमें इसके अंदर मानते हुए करना है कि भाई देखो ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस थी 2z इज इक्वल टू, या मैं इस वाली इक्वेशंस 1 को ऐसे लिख सकता हूं। तो ये आ गई हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से देखो भाई, ये आ गई है हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ें उससे पहले हम चेक करेंगे कि दिया गया इक्वेशन हमारे पास कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी को सेटिस्फाई करता है या सेटिस्फाई नहीं करता है। ध्यान रखो हर क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे, ज्योमेट्रिकली मीनिंग का हर क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम इसकी कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप बताओ यहां हमारे पास p क्या है, तो p क्या हो जाएगा x प्लस जेड, q क्या हो जाएगा हमारे पास y, r क्या हो जाएगा, ध्यान से माइनस का 2 लिखना भाई। ठीक है, अब हम लिखेंगे नाउ कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, नाउ कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबल या इंटीग्रेबिलिटी कैसे दी जाती है, ये कैसे दी जाती है भाई, तो मैंने बताया था अभी सीधा लिखेंगे। तो कहां से स्टार्ट करना है आपको, P से स्टार्ट करना है। देखो P Q और R, कैसे स्टार्ट करना है भाई, P Q R, फिर स्टार्ट करो Q से, तो Q के बाद में क्या आ जाएगा R और P, R और P, P Q अब आ जाएगा R, R के बाद में क्या आ जाएगा P और Q, P और Q, और बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब लास्ट से चलो, ये आ जाएगा डेल x, ये आ जाएगा डेल y, ये आ जाएगा डेल z, फिर से ये आ जाएगा डेल x, ये आ जाएगा डेल y, ये आ जाएगा डेल z। ये हमारे पास कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी के लिए दिया जाता है। रखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल पी क्यू आर की वैल्यू रखो, वी गेट बताओ भाई P हमारे पास क्या है x प्लस जेड है, क्यों हमारे पास क्या है, ये देखो P हमारे पास क्या है x प्लस जेड, क्यों हमारे पास क्या है y, r हमारे पास क्या है माइनस का 2, r हमारे पास क्या है माइनस का 2। तो ये आपको यहां रखना है इस कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी के अंदर। तो हमारे पास बस यही चेक करना है कि इक्वल में 0 आता है या इक्वल में 0 नहीं आता। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं इसका x प्लस जेड, सबसे पहले मैं लिखता हूं x प्लस जेड और डेल बाई डेल जेड और क्यू की वैल्यू क्या है भाई y, माइनस डेल बाई डेल y r की वैल्यू क्या है माइनस का 2, r की वैल्यू क्या है माइनस का 2, प्लस क्यू में आ जाइए, क्यू की वैल्यू क्या है y, डेल r बाई डेल x, r की वैल्यू क्या है भाई माइनस का 2, माइनस डेल बाई डेल z,
P की वैल्यू क्या है हमारे पास अक्स प्लस जेड। P की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास अक्स प्लस जेड। प्लस आप रखिएगा R की वैल्यू, प्लस आप रखिएगा R की वैल्यू। R की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 2। R की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 2। और डेल बाई डेल वाई P, डेल बाई डेल वाई और P की वैल्यू क्या है अक्स प्लस जेड। P की वैल्यू क्या है एक्स प्लस जेड माइनस डेल बाई डेल एक्स, क्योंकि वैल्यू क्या है y, और इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब हमें चेक करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या फिर हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना भाई। अब हमें ये चेक करना है कि कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है या हमारे पास ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो आप लिख लेना एक्स प्लस जेड इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई इंटू डी जेड, और ये हमारे पास यहां आ जाएगा प्लस और इसके बराबर में 0। मैंने थोड़ा साइज में छोटा कर लिया, कोई इजीली दिख जाएगा। तो चलो करते हैं, देखिएगा ध्यान से y, इस y का z के रिस्पेक्ट में 0 और इस ये माइनस का 2 है भाई, इसको z मत समझ लेना, ये हमारे पास माइनस का 2 है, r की वैल्यू है भाई ये हमारे पास क्या है माइनस का 2 है और z अलग है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा एक्स प्लस जेड, ये आ जाएगा 0 और ये भी आ जाएगा 0। यहां से देखेगा प्लस y, यहां से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0, एक्स का तो करेंगे तो 0, देखो यहां तो ये तो आ जाएगा 0, ये माइनस का साइन, इसका तो आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा 1 भाई, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस प्लस या माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 2, यहां 0 और ये 0, यहां 0 और ये 0 और बराबर 0 और बराबर है 0। तो यहां से देखेगा माइनस का y, मतलब हमने इसको चेक किया तो ये आ गया हमारे पास माइनस का y। तो क्या ये हमारे पास 0 आया, तो हम बोलेंगे नहीं। क्या ये हमारे पास 0 आया, तो हम बोलेंगे नहीं। इसका मतलब ये इक्वेशंस ऑफ इंटीग्रेबल को सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम क्या बोलेंगे हियर डिफरेंशियल इक्वेशंस 1 या हियर इक्वेशंस 1 इज नॉट इंटीग्रेबल। पहले वाले क्वेश्चंस की तरह है, ये भी हमारे पास क्या हो गई नॉट इंटीग्रेबल हो गई। ठीक है भाई, पहले वाले क्वेश्चंस की तरह इक्वेशंस 1 इज नॉट इंटीग्रेबल। ठीक है भाई, ये हमारे पास कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबल को सेटिस्फाई नहीं करती है। ध्यान से देखो, ये हमारे पास इक्वेशंस 1 गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस 1 से इंटीग्रेबल नहीं है। अब नहीं है तो दी गई इक्वेशंस आप वापस लिख लो, तो लिखो अगेन हियर, अगेन हियर क्या क्या दे रखा है उसको ध्यान से देखना भाई। एक्स प्लस जेड इंटू डी एक्स, यस एक्स प्लस जेड इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई माइनस 2 इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। ये तो थी हमारे पास इक्वेशंस नंबर 1, ये तो थी हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। ध्यान से देख लेना, एक्स प्लस जेड इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई माइनस का 2 इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। इसके अलावा क्या दे रखा है, देखो भाई हमें करना क्या है, फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन ऑफ एक्स जेड ऑफ कर्व व्हिच लाई ऑन द पैराबोलॉइड, which lie on the paraboloid and satisfy the equation। डिफरेंशियल इक्वेशन तो लिख ली, अब हमें क्या करना है, इसका which of the paraboloid ये लेके आना है। तो एंड ये हमें सरफेस दे रखी है या मैं कहूंगा पैराबोलॉइड दे रखी है, एंड ऑल्सो गिवन, एंड ऑल्सो गिवन पैराबोलॉइड, पैराबोलॉइड कैसे दे रखा है 3z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन में दे रखी थी, उसके अंदर हमने
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को एडजस्ट किया और आंसर्स निकाल लिया था। बट अब की बार हमारे पास यहाँ ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ देखिए x प्लस जेड इंटू डी एक्स वाई डी वाई और 2dz इज इक्वल टू 0 और ये है हमारे पास 3z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है हमारे पास 3z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं उल्टा लिख लूं क्या, और कर लगा के देखो इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से माइनस 3z इज इक्वल टू 0। इसका मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूं। देखो इसका मैं क्या कर देता हूं डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x dx, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy और माइनस 3z का क्या हो जाएगा dz इज इक्वल टू 0। और ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 और ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस को सेम करने का और कोई तरीका यहां नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दी गई इक्वेशंस यहां भी नॉट इंटीग्रेबल है। तो दो केसेस बनेंगे, या तो दी गई इक्वेशंस हमारे पास इंटीग्रेबल बने या दी गई इक्वेशंस हमारे पास इंटीग्रेबल नहीं बने। इस क्वेश्चन के बाद एक बार समझाऊंगा वो ज्योमेट्रिकली कंडीशन। तो इस इक्वेशंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये हमारे पास इस प्रकार से आ गई 2x dx प्लस 2y dy, 2x dx प्लस 2y dy, 2x dx प्लस 2y dy माइनस का 3z dz इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन से मेरे को दिखाई दे रहा है कि x प्लस जेड इंटू डी एक्स वाई इंटू डी वाई माइनस का 2z इंटू dz इज इक्वल टू 0। यहां क्या है 2x dx प्लस 2y dy माइनस 3z इज इक्वल टू 0, 3z इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3z इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक बार वापिस से क्वेश्चन पढ़िए, यहां आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन ऑफ एक्स जेड ऑफ कर्व which lie on the paraboloid 3z is equal to x square plus y square and satisfy the equations 2dz is equal to x plus z dx plus y dy plus y dy। मतलब हमें ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये भी पूछेंगे कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या होता है, पर धैर्य रखिए या पेशेंस रखिए, कहीं ना किसी टॉपिक में ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस को भी समझा दिया जाएगा, क्योंकि एक टॉपिक है आगे चल के घूम के आ जाएगा। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस या कट ऑर्थोगोनलिटी एक 90 डिग्री के कर्व को बोलते हैं। ज्योमेट्रिकली मीनिंग के टॉपिक करवाएंगे, अभी इसमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे को डायरेक्शन कोसाइन लेना है, कैसे हमारे पास टेंजेंट प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर होता है या पैरेलल होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। बट एक बार क्वेश्चंस के लिहाज से कि हम इन दोनों इक्वेशनों से दो इक्वेशन तो ले, पर करना क्या है, तो ये देखो हमें क्या करना है, फाइंड करना है क्या, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन प्लेन ऑफ एक्स जेड। ध्यान से देखो, प्लेन ऑफ एक्स जेड, इसका मतलब y गायब होना चाहिए, है ना भाई। प्लेन ऑफ एक्स जेड इसका मतलब हमारे पास y गायब होना चाहिए। तो हम लिखूंगा नाउ टू फाइंड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, है ना भाई। अब मैं लिखूंगा नाउ टू फाइंड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, तो लिखिएगा मेरे साथ साथ नाउ टू फाइंड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, नाउ टू फाइंड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। यस, हमें क्या निकालना है भाई, नाउ टू फाइंड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन ऑफ एक्स जेड, ऑन द प्लेन ऑफ एक्स जेड, ऑन द प्लेन ऑफ एक्स जेड। ध्यान से देखो, हमें जो ऑर्थोगोनल प्लेन निकालना है या ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालना है, वो कहां निकालना है भाई, हमें एक्स जेड प्लेन के अंदर निकालना है। हमें क्या करना है भाई, ये एक्स जेड प्लेन के अंदर निकालना है, और एक्स जेड प्लेन के अंदर निकालने का मतलब y गायब हो जाना चाहिए। अरे भाई ये होता है जैसे प्लेन कोई पॉइंट हो गया P एक्स y और z, तो यहां पता है ये एक्स वाई प्लेन हो गया भाई, ये एक्स होता है, ये y होता है, ये z होता है।
ये हमारे पास वाई जेड प्लेन हो गया और ये हमारे पास एक्स जेड प्लेन हो गया। तो हमें पूछ रहा है कि हमें जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालना है वो प्लेन ऑफ एक्स जेड में निकालना है, मतलब हमारे पास यहां से y गायब होना चाहिए। तो गिवन इक्वेशन 1 और गिवन इक्वेशन 3, ध्यान से देखो, गिवन इक्वेशन 1 और गिवन इक्वेशन 3 से हमें y को हटाना है। मतलब मैं यहां लिख देता हूं आई एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना है हमें, एलिमिनेट y फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन से 1 एंड 3। ये सीधी सीधी भाषा में ऐसे समझ लो, हमें क्या करना है, y को गायब करना है। इक्वेशन से 1 और 3 में हमें क्या करना है, y को गायब करना है। तो y को गायब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, यहां कितना है y dy, यहां y नहीं है, यहां y नहीं है, केवल और केवल यहां क्या है y dy। यहां देखिए यहां भी y नहीं है, यहां भी नहीं है y है, यहां क्या है 2y dy। तो मैं इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो हमारे पास मैं क्या करूंगा, 2 गुना इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 को कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो भाई, इक्वेशन 1 को मैं कर रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां 2, यहां 2 और यहां 2। तो एक बार के लिए मैं लिखता हूं, यहां 2 और यहां 2 और यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब इसके अंदर से मैं इक्वेशन 3 को घटा देता हूं, माइनस, डायरेक्ट हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3। यस, हम डायरेक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो चलो करो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखना 2 इंटू एक्स प्लस जेड, ध्यान से देखना 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस जेड। घटाना है इक्वेशन 3 को, देखो इक्वेशन 3 में क्या है 2x है, इक्वेशन 3 में क्या है 2x है, और इन दोनों का साथ dx ले लो, इन दोनों का साथ dx ले लो। वापिस से आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई करो 2y dy से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2y, घटाओ यहां से 2y, घटाओ यहां से 2y और ये हो जाएगा हमारे पास dy, प्लस आ जाओ इसके अंदर, यहां हमारे पास क्या है माइनस, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2, ये 2 और ये 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 4। फिर यहां से इसको डायरेक्ट घटाएंगे, माइनस, माइनस का 3, माइनस और माइनस का 3, ये लो, इनटू में क्या आ जाएगा dz इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। राइट साइड में 2 इंटू 0 माइनस 0, तो ये 0 ही आएगा। क्यों किया भाई, क्योंकि हमें जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालना है ये हमें एक्स जेड प्लेन के अंदर निकालना है। सवाल ये है क्यों किया, तो हमने क्यों किया, नाउ टू फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन ऑफ एक्स जेड प्लेन में निकालना था, इसलिए y को गायब करना था। तो इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से y कब गायब होगा, जब मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके इसको मैं घटा दूं। तो अब ये वाली इक्वेशन बच गई। अब इसे सोल्व करेंगे तो देखो ये 2x माइनस 2x कैंसिल, तो ये बचेगा 2z dx, ये बचेगा 2z dx। तो नेक्स्ट स्टेप्स में मेरे पास क्या आ जाएगा 2z dx, ठीक है। ये वाला 0 हो ही जाएगा, देखो 2y से 2y कैंसिल 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1 इंटू dz इज इक्वल टू 0, माइनस का 1 इंटू dz इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस प्रकार से आ गया, ठीक है भाई। इसके बाद वाली स्टेप्स आएगी और इसको हम ऐसे कर लेंगे 2z dx, ये उस साइड में ले जाएंगे, ये dz चला जाएगा, z इसका इधर भेज दो, 2 इंटू dx dz अपॉन z, इंटीग्रेशन कर दो इसका, इंटीग्रेशन कर दो इसका, इंटीग्रेटिंग इट, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू dx, और ये 2 को सी लिखना भाई, और ये dz अपॉन z, ये dz अपॉन z, तो ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन से 2x, और ये हो जाएगा हमारे पास log z, प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा उसे भी हमें log c मान लेते हैं। तो ये हमारे पास बचेगा, ये ऐसे देख लो एक ही बात है,
ये 2x प्लस कांस्टेंट को आप इधर ले लो और ये हमारे पास हो जाएगा log z, ये हो जाएगा हमारे पास log z। तो ये हमारे पास स्टेप्स में लिखना है, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगी, अथवा लगा के आप इसको ऐसे लिख सकते हो या अथवा लगा के आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसका इंटीग्रेशंस करके आप ऐसे ला सकते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इधर ले आइए नेक्स्ट स्टेप्स में, तो ये e की पावर 2x प्लस c इज इक्वल टू जेड, या हमारे पास ये ऐसे हो जाएगा z इज इक्वल टू e की 2x इंटू e की c, और e की c हमारे पास फिर से एक नया कांस्टेंट, e की c हमारे पास फिर से एक नया कांस्टेंट। तो बताइए दिए गए आंसर्स में हमारे पास y नहीं आ रहा है, इसका मतलब x और z दोनों अवेलेबल है, x z प्लेन के अंदर है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इज रिक्वायर सॉल्यूशंस, विच इज रिक्वायर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। यस पूरा लिखोगे भाई लास्ट में आके, विच इज रिक्वायर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन एक्स जेड प्लेन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन एक्स जेड प्लेन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन से ऑन एक्स जेड प्लेन। तो ये हमारा आंसर से आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दिया गया क्वेश्चंस हमारे पास फिर से क्या था, इंटीग्रेबल नहीं था। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चंस को फिर से पढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन ऑफ एक्स जेड ऑफ कर्व which lie on the paraboloid 3z is equal to x square plus y square and satisfy the equation 2dz is equal to x plus z into dx plus y dy। तो हमने इस क्वेश्चन की डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबल को हमने चेक किया, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबल चेक करने के बाद हमें पता चला कि ये हमारे पास नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में भी नॉट इंटीग्रेबल आया था, इस वाले क्वेश्चन में भी नॉट इंटीग्रेबल आया था, फिर इस वाली इक्वेशंस को हमने लिखा। तो पहले हमने चेक किया कि दिया गया क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेबल नहीं है, इसलिए हमें इन दोनों ही इक्वेशन से काम चलाना है। दूसरी इक्वेशन में 3z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, ये हमने इस प्रकार से लिखा, इसका जानबूझ के डिफरेंशिएशन किया ताकि ये इससे मैच हो जाए। पता चला ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालना है, इसकी वजह से हमें y गायब करना है, तो इस वाली इक्वेशन को 2y से मल्टीप्लाई किया और इसे घटा दिया, तो y अपने आप गायब हो गया। y गायब होने के बाद ये स्टेप आई, इसका इंटीग्रेशन किया, x और z आ गया, मतलब एक्स जेड प्लेन के अंदर हमारा आंसर आ गया। यही हमें कर्व पूछा था, यही हमें कर्व पूछा था। ठीक है, तो हमने ये दो एक जैसे क्वेश्चंस किए जिसके अंदर कंडीशंस इज नॉट इंटीग्रेबल, नॉट इंटीग्रेबल वाले क्वेश्चंस थे। अब हम इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग देखते हैं, तो आप हेडिंग डालिएगा हमारे पास ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। यस, ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0, ये इसको हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो हेडिंग हो जाएगी ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इससे पहली बात, इसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस हमें केवल समझना है, तो आप एक बार समझिए, लिखिएगा मत। ठीक है भाई, हेडिंग डालिएगा और समझिएगा, लिखिए मत। ठीक है, मैं आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अंदर अभी लिखवा दूंगा, मैं आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अंदर अभी लिखवा दूंगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ज्योमेट्रिकली मीनिंग निकालना है। किसका निकालना है भाई, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। तो मैं लिख दूंगा, आप नोट्स में लिख लेना, अभी लिखवा दूंगा मैं आपको कि इट इज गिवन दैट, यस मैं अभी आपको लिखवा दूंगा कि इट इज गिवन दैट, ऐसा हमें दिया हुआ है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी 3D में बात करूं और कोई पॉइंट की बात करूं, मैं कोई पॉइंट की बात करूं जिसके कोऑर्डिनेट मैंने माना एक्स वाई जेड हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा dx, ये हमारे पास हो जाएगा dy और ये हमारे पास हो जाएगा dz। 3D के अंदर है, ये हमारे पास हो जाएगा dz। अब मैं आपको बोलूं कि हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन, यस डायरेक्शन कोसाइन से हमारे पास क्या होते हैं,
तो हमें पता है डायरेक्शन कोसाइंस इसका ओरिजिन पॉइंट से निकालेंगे इन दोनों पॉइंट का, तो 0 इंटू dx dx, 0 इंटू dy dy, 0 इंटू dz dz। तो इसके डायरेक्शन से कोसाइन से, इसके डायरेक्शन कोसाइन से वो हमारे पास dx dy और dz हो जाएंगे। इसके डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास dx dy dz हो जाएंगे, जो हमारे पास कोई ना कोई इसके एक टेंजेंट मिलेगा। देखो टेंजेंट ऐसे होता है जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट को टच करते हुए कोई पॉइंट गया x y और z। इस P क्यू आर में कंफ्यूज मत हो जाना, ये कैपिटल P कैपिटल क्यों कैपिटल R अलग हैं। तो इस पॉइंट का x के साथ dx, y के साथ dy टेंजेंट कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन, और z के साथ इसका dz। तो टेंजेंट के डायरेक्शन कोसाइन dx dy dz ये तो होंगे इसके प्रोपोर्शनल, ये तो होंगे इसके प्रोपोर्शनल। फिर इसका उल्टा ले लो, एक तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अलावा हम बीएससी में पढ़ चुके, क्यों ला रहा हूं बीएससी वाला टॉपिक, हम अगर आपने हिंदी मीडियम में पढ़ा तो आप युगपत अवकल समीकरण के नाम से पढ़ चुके, आप युगपत अवकल समीकरण के नाम से पढ़ चुके, या इंग्लिश में बात करेंगे हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम बीएससी में पढ़ चुके हैं भाई। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहती थी बीएससी की, कि P1 dx, P2 dx, P1 dx, Q1 dy, R1 dz, Q1 dy और R1 dz इज इक्वल टू 0। देखो मैं साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से बीएससी वाली समझा रहा हूं। फिर दूसरा ऐसे होता था P2 इंटू dx, Q2 इंटू dy प्लस R2 इंटू dz इज इक्वल टू 0। लिखना मत समझिए, मैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अंदर अभी के अभी लिखवा दूंगा। फिर हम इसको ऐसे करते थे dx अपॉन माइनस का dy अपॉन और dz अपॉन। तो जब हम dx निकाला करते थे तो क्या करते थे, dy निकाला करते थे तो dx निकाला करते थे तो ये रखते थे Q1 Q2 और R1 R2 और R1 R2। dy निकालते थे तो ये रखते थे P1 P2 और R1 R2 और dz निकालते थे तो यह आता था P1 Q1 P2 Q2 P2 और Q2। इस प्रकार से हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस निकाला करते थे। इसको समझ लीजिएगा, आगे हम क्वेश्चंस के अंदर अगर दो इक्वेशंस ऐसी आ जाएंगी तो सोल्व करने के लिए हम ये वाला तरीका काम में लेंगे। तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस या वहां आपने हिंदी में पढ़ा था युगपत अवकल समीकरण है, वो होता है dx अपॉन ये आ गया, dy अपॉन ये आ गया, dz अपॉन ये आ गया। यहाँ P1 Q1 R1 P2 Q2 R2 फंक्शंस ऑफ x y z और कांस्टेंट हैं। ठीक इसी की तरह ये PQR है, वैसे ही हमारे पास P1 Q1 R1 P2 Q2 R2 ये हमारे पास फंक्शंस ऑफ x y z और कांस्टेंट है। तो यहाँ हमारे पास PQR के रूप में वैल्यू बनेगी, यहाँ भी हमारे पास PQR के रूप में वैल्यू बनेगी, यहाँ भी हमारे पास PQR के रूप में वैल्यू बनेगी। तो यहाँ मैं लिखूंगा P, यहाँ मैं लिखूंगा Q और यहाँ मैं लिखूंगा R, यहां मैं लिखूंगा R। तो ये हमारे पास साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो इन दो इक्वेशन से हमारे पास साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार से आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास इस प्रकार से dx अपॉन P, dy अपॉन Q, dz अपॉन R। ठीक है भाई, तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सीधा लिखोगे, ये हमारे पास dx अपॉन P आ जाएगी, dy अपॉन Q आ जाएगा और dz अपॉन R आ जाएगा। इसके अंदर मैं इक्वेशन 2 लिखूंगा। तो सेम टू सेम कंडीशन इसके डायरेक्शंस कोसाइन dx dy dz इस वाली इक्वेशन के लिए क्या हो जाएंगे। तो यहां से ध्यान से देखो, इस वाली इक्वेशंस के लिए हमारे पास क्या हो जाएंगे। तो जब हमारे पास pdx प्लस qdy प्लस rdz इज इक्वल टू 0 था, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, डायरेक्शन से कोसाइन से ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वाई जेड के ऊपर dx dy dz ये कर्व के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इसके अंदर p q r नीचे हो गए तो इसके डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यस, इसके अंदर हमारे पास इसके डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिकली मीनिंग की बात चल रही है, प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर मैं आपको लिखवा दूंगा। तो एक इक्वेशन ये आ गई pdx प्लस qdy प्लस rdz इज इक्वल टू 0। यहाँ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p x y z आ रहे,
कर्व ऑफ प्रोपोर्शनल्स, और इस वाली इक्वेशन के लिए dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r के लिए डायरेक्शन कोसाइन dx dy dz ये कर्व के लिए परपेंडिकुलर होंगे। ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एक दूसरे को कट करेंगी। यस, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एक दूसरे को कट करेंगी तो वो राइट एंगल पे आएगा। एक दूसरे को अगर कट करेंगी तो वो हमारे पास क्या आएगा, राइट एंगल, यानी 90 डिग्री के ऊपर, यानी ऑर्थोगोनल, जो अभी हमारे पास ही ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है नाम आया था। ठीक है, तो ये भी मैं लिखवा दूंगा कि इक्वेशन 1 और 2 एक दूसरे को कट करेंगी या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास ही ये वाला इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसके ज्योमेट्रिकली मीनिंग में कहता है। ठीक है भाई, यही हमारे पास इसके ज्योमेट्रिकली मीनिंग के लिए कहता है कि कैसे हमें इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग निकालना है। तो हमें इसके डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ टेंजेंट किसी पॉइंट के ऊपर, इस वाली इक्वेशंस के लिए कर्व प्रोपोर्शनल होगा, इस वाले कर्व के लिए डायरेक्शंस कोसाइन dx dy dz परपेंडिकुलर होंगे, दोनों एक दूसरे को राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। और इन दोनों से हमारे पास दो केसेस निकल के आएंगे। पहला केसेस आएगा कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। ठीक है भाई, पहला केसेस आएगा कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबल है या नहीं। कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबल, तो हम बोलेंगे पहली वाली कंडीशंस में तो मानेंगे है, पहली वाली कंडीशंस में तो मानेंगे है, और सेकंड केसेस में लेंगे नॉट इंटीग्रेबल, सेकंड वाले केसेस में लेंगे हम नॉट इंटीग्रेबल। तो यहां हमारे पास सेकंड कंडीशन आ जाएगी कंडीशन ऑफ कंडीशन